Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about acid rain. वैसे तो रेन वाटर प्योर वाटर होता है, लेकिन उसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जब शामिल हो जाए तो वो कहलाता है एसिड रेन। आखिर ऐसा कैसे होता है कि एसिड रेन में शामिल हो जाए? लुक एट दिस डायग्राम। एक्चुअली जब चिमनीज में से और गाड़ियों के धुएं में से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एयर में जाते हैं, तो वो चाहे ड्राई डिपॉजिट हो जाएं या वो क्लाउड्स के वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। जब भी बारिश होगी या इसके ओले पड़ेंगे ऐसे क्लाउड्स के या बर्फ पड़ेगी, तो हमेशा उनमें से जो चीज़ नीचे पहुंचेगी उसमें बहुत ज़्यादा एसिड होगा। Look at this diagram in your book. This is showing perhaps the same thing. अगर आपको वो डायग्राम जो मैंने अभी शो की वो आसान लगती है तो आप वो बना लें। बेसिकली इसमें ये देखना है कि गाड़ियों से और फैक्ट्रीज के एमिशन से, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिएक्शन की वजह से सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स दे गो टू द अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर where they react with the cloud vapor, water vapor, and they form sulfuric acid and nitric acid. The rain of these clouds is not normal water, it is acidic rain. ठीक है जी। अब वो जहां जहां भी पहुंचेंगे इस तरह का की रेन, then it is going to be harmful for the area, क्योंकि वो जो एसिड रेन है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होगी फॉरेस्ट के लिए, लेक्स के लिए, रिवर्स के लिए, स्ट्रीम्स के लिए, फार्म्स के लिए, सब के लिए। ठीक है जी। और एक बात इसमें यह भी है कि ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे ये एमिशंस हो वहीं पे एसिड रेन हो जाए। ये हो सकता है कि किसी एक मुल्क में एमिशंस हो रही हो और दूसरे मुल्क में जाके उसकी बारिशें ऐसी हों। सो हाउ इट डैमेजेस एंड किल्स, फार्म्स को डिस्ट्रॉय करता है, ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करता है। एसिड रेन के एसिड्स जो हैं, सॉल्ट, एल्युमिनियम सॉल्ट्स जो कि सॉइल में है उनके साथ रिएक्ट करते हैं। ये जो एल्युमिनियम सॉल्ट्स हैं ये पॉइजनस होते हैं फिशेस के लिए और बहुत सारी फिशेस उसकी वजह से किल हो जाती हैं। इसके अलावा अगर ह्यूमंस के ऊपर एसिड रेन पड़े तो उनके नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को बुरी तरह डैमेज करती हैं। बिल्डिंग्स और स्टोन स्ट्रक्चर्स जैसे कि डिफरेंट स्कल्पचर्स या बड़ी बिल्डिंग्स जैसे ताजमहल आगरा में जो है वो डैमेज हो रही, इरोजन हो रही है उनमें ड्यू टू द एसिड रेन। ये देखें इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। इस फॉरेस्ट के ऊपर जब एसिड रेन पड़ी तो सारे के सारे प्लांट्स बुरी तरह डैमेज हो गए। अब ये नीचे नीचे वाले कुछ बाकी हैं, अगर दोबारा एसिड रेन होगी तो वो दोबारा बर्न हो जाएंगे और पूरा फॉरेस्ट तबाह हो जाएगा। ये देखें ये कोई स्टेचू है जिसके ऊपर एसिड रेन पड़ी तो वो सारा स्टेचू जो है वो घुलता जा रहा है, इरोड होता चला जा रहा है। एक्चुअली मार्बल जो है वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ और ख़त्म होता जाता है। सो नाउ वी मूव टूवर्ड्स वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ जितने भी वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सब मिलके कहलाते हैं वाइल्ड लाइफ। और इंसानों की आबादी ने बहुत बुरी तरह वाइल्ड लाइफ को डैमेज किया। वी हैव टेकन मोर स्पेस, ज़्यादा जगह तो हमने ही ले ली और जो बाकी जगह है वहाँ हमने पोल्यूशन करके उनके हैबिटेट्स को, उनके रहने की जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया। प्लांट्स और एनिमल्स जिस जगह पे रहते हैं वो कहलाती है हैबिटेट, और हमने उन हैबिटेट्स को अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से, चाहे सड़कें बनाने में, चाहे फैक्ट्रियाँ बनाने में, चाहे फार्म लगाने में, खेतों के लिए, शहरों के लिए, अपने कामों के लिए, हमने उनके रहने की जगह को बहुत बुरी तरह डैमेज किया। इसके अलावा हंटिंग बहुत अरसे से जो चल रही है उसकी वजह से बहुत तरह की वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट हो गई है। ह्यूमन बींग्स ने एयर को पोल्यूट कर दिया, लैंड को, वाटर को, हर तरह की पोल्यूशन है जो कि वाइल्ड लाइफ को बुरी तरह डैमेज कर रही है। इसके अलावा अगर किसी नई जगह पे कोई नई स्पीशी आ जाए तो वो उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर देती है। जैसे कॉकरोचेस जिस जगह पे ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है वो बाकी इंसेक्ट्स के लिए सर्वाइवल मुश्किल कर देंगे। अब आपने देखा होगा कि शहरों में कॉकरोचेस होते हैं, मक्खियाँ होती हैं, मच्छर, इसके अलावा कोई अच्छे से इंसेक्ट्स नहीं नजर आ रहे होते। बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशंस आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, तो 65 मिलियन ईयर्स में कभी इतनी बुरी तरह प्लांट्स और एनिमल्स डिसअपियर नहीं हुए। हमने 1000 टाइम्स बढ़ा दिया है एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो बंजर खाली रह जाती है। दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ये देखें ये डिफॉरेस्टेशन हो रही है क्रेन्स के जरिए, ट्रीज को काट के रखा गया है। क्यों ट्रीज कट किए जाते हैं? जितनी अर्बन डेवलपमेंट हो रही है, जितने शहर बड़े हो रहे हैं, कॉलोनीज बन रही हैं, हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, वहाँ के दरख्त काटते चले जा रहे हैं। जितनी जगह पे खेत लगाने वहाँ के दरख्त काटते चले जा रहे हैं। जहाँ पे बकरियां भेड़ें ज़्यादा पाल रहे हैं वहाँ पे दरख्त खत्म होते जा रहे हैं। टिम्बर यानी ये इस तरह की बड़ी बड़ी लकड़ियाँ जो हैं ये इमारती लकड़ी, फर्नीचर बनाने के लिए,
घरों के वुड वर्क, अलमारियां, दरवाजे बनाने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे फाइबर्स हासिल करने के लिए डिफॉरेस्टेशन का काम हो रहा है। अब ये फॉरेस्ट करते क्या थे, जिनको हम बुरी तरह खत्म करते चले जा रहे हैं, कि जो रूट्स हैं ट्रीज की वो होल्ड करके रखते हैं सॉइल और वाटर। जब एक दफा ट्रीज हट जाते हैं तो फिर वो मट्टी वहां पे कायम नहीं रहती, वो हटना शुरू हो जाती है, चाहे हवा से हटे चाहे बारिश से हटे। इस प्रोसेस को कहते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन की वजह से मिट्टी एक जगह से उठ के दूसरी जगह चली जाती है, रिवर्स में भर जाती है, स्ट्रीम्स में भर जाती है, जिसकी वजह से वाटर के जो फ्लो करने का रास्ता है वो मिट्टी और कीचड़ से, रेत से भर जाता है। तो जैसे ही जब उसमें पानी ज्यादा आएगा तो वो उसमें रह नहीं सकेगा, उस दरिया में या उस नदी में, तो बाहर आ जाएगा और वो फ्लडिंग हो जाएगी। फ्लडिंग क्या होती है, एक तो फ्लैश फ्लड्स हैं जो आप आजकल इर्द गिर्द देख रहे हैं कि शहरों में जब बारिश तेज होती है तो पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है। एक सैलाब वो होता है कि दरियाओं से पानी निकल के इर्द गिर्द के सारे इलाकों में फैल जाए। दरिया गहरे होंगे तो उसमें ज्यादा पानी होगा, लेकिन दरियाओं में अगर सॉइल इरोजन की वजह से कीचड़, मट्टी, रेत इकट्ठी हो जाएगी तो वो दरिया जो है ना उसमें पानी गुजरने की जगह नहीं होगी और वो सारे की सारे दरिया या नहरें वो भरी होंगी मिट्टी और कीचड़ से और रेत से। अच्छा, जब टॉप सॉइल किसी भी जगह की हट जाती है तो वहां पे नई प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते, वो लैंड जो है वो बंजर, बैरन हो जाता है। और ऐसी सूरत में जो लैंड है वो डिस्ट्रक्ट होके, डैमेज होके डेजर्ट बन जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन हम बढ़ाते चले जा रहे हैं डिफॉरेस्टेशन के जरिए और अपनी बाकी एक्टिविटीज के जरिए, जिसकी वजह से हैबिटेट्स यानी पौधों और जानवरों की रहने की जगह खत्म होती चली जा रही है, जिसकी वजह से बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते चले जा रहे हैं। अच्छा, इसके लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस क्या होने हैं? बेसिकली कॉमन इफेक्ट्स ये हैं कि वाटर क्वालिटी ख़राब हो रही है, पोल्यूशन बढ़ती चली जा रही है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं, नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से और बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूरी सोसाइटीज़ में हो रही हैं। मच्छर बढ़ गए हैं तो बीमारियां यानी कि डेंगू, मलेरिया वगैरह बढ़ गए हैं। ये इस तरह के जो पेंडेमिक, कोरोना वगैरह, ये भी कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बेसिकली ऐसे चेंजेस ज़्यादा आ रहे हैं, वरना पिछले 100 सालों में देखें कोई इस तरह का पेंडेमिक नहीं आया। अच्छा, ह्यूमंस जो हैं दे इंट्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जितने फर्टिलाइजर्स ओवर यूज करते हैं कि हमारी खेतों में ज़्यादा फसल हो तो फर्टिलाइजर ज्यादा डालेंगे। अब वो फर्टिलाइजर एक जगह पे नहीं रहते, वो पानी के साथ बह के दरियाओं में चले जाते हैं। दरिया या नदी या नहर जहां भी जाएंगे वहां पे वो उस पानी को खराब करेंगे, वहां पे फिर मछलियां और नॉर्मल पौधे नहीं रह सकेंगे जो वैसे एक रिवर में या स्ट्रीम में ग्रो कर सकते हैं। और एयर पोल्यूशन की वजह से बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें से ग्लोबल वार्मिंग। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में क्या शामिल है? कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज द वाइज यूज ऑफ अर्थ रिसोर्सेज। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें आ जाती हैं? दैट वी इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एंड प्रिवेंट देयर एक्सटिंक्शन, कि कम से कम प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो ज़ाया हों। प्रिवेंट किया जाए डिसरप्शन ऑफ वाटर एंड कार्बन साइकिल, डिफरेंट तरह के जो साइकिल्स हैं वो सही चलें और ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। मरीन लाइफ को कंजर्व किया जाए। मरीन फिशेज जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोर्स है ह्यूमन फूड का, और पूरी दुनिया के फूड चेन्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उनका। वी हैव टू इंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि ये रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज के लिए, मेडिसिनल ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं और फूड प्रोवाइड करते हैं। एनवायरमेंटल कैंपेन्स बहुत तरह की चलाई जा रही हैं और चलाई जाती हैं, जिस मुल्क में भी, जिस इलाके में एनवायरमेंट को बचाने की कोशिश की जाती है, इसमें एनजीओज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर काम करती हैं और पब्लिक अवेयरनेस के जरिए डिफरेंट इश्यूज को जो एनवायरमेंट के हैं उनको लोगों तक पहुंचाती हैं। डिफरेंट तरह के सेमिनार्स किए जाते हैं, टॉक्स की जाती हैं, डिबेट्स की जाती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में टीचर्स को ट्रेन किया जाता है एनवायरमेंटल इश्यूज पे। जून 5 जो है वो एनवायरमेंटल डे के तौर पे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है और डिफरेंट तरह की इकोनॉमिक मीटिंग्स के जरिए सॉलिड वेस्ट को डिफरेंट कंटेनर्स में डालना सिखाया जा सकता है। वैसे तो लिविंग इन पाकिस्तान, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो कि गार्बेज में से चीज़ें रिसाइकल कर रही होती है। अगर हम उनको इस्तेमाल करें और अच्छी तरह रिसाइकलिंग शुरू करें तो इतना बड़ा मसला नहीं है। जिस तरह वो बच्चे जो कूड़े में से चुन के लेके जा रहे हैं, वैसे बहुत तकलीफ दे उनको देखना, लेकिन उनके लिए भी बेहतरी आ सकती है और हमारे लिए भी, कि अगर हम गार्बेज डिस्पोजल के डिफरेंट पॉइंट्स बना दें और जो चीज़ें गल सड़ सकती हैं उनको एक जगह रखा जाए, पहुंचाया जाए और बाकी चीज़ों को की कीमत रख दी जाए। जिस तरह आपने देखा होगा कि वो जो कूड़े में से चीज़ें निकाल रहे होते हैं वो कुछ तरह की चीज़ें निकालते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो जो जो चीज़ें हमारे लिए प्रॉब्लम है, जैसे ये शॉपर्स या प्लास्टिक्स,
इनकी भी अगर कीमत रख दी जाए और उनको किसी तरह इस्तेमाल किया जाए, दुनिया में कई तरीके हैं जो इसके इस्तेमाल के, तो इस प्रॉब्लम को पूरे पाकिस्तान में बहुत जल्द अच्छी तरह काबू पाया जा सकता है।